स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास 6 में कस्तूरी पाठ्यपुस्तक के पाठ संख्या 6 को देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो पाठ 6 का क्या नाम है बेटा? गंगा बाबू कौन। गंगा बाबू कौन है पाठ 6 का नाम, और इसके लेखक कौन हैं? शिवानी। ओके, तो गंगा बाबू कौन में आइए देखते हैं। ये है पाठ 6 का नाम गंगा बाबू कौन, और इसका संदेश क्या जाता है? साहित्य सेवक पुरस्कारों का मोहताज नहीं। यानी साहित्य सेवक जो है वो पुरस्कारों का मोहताज नहीं है। अब आइए यहाँ देखते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पाठ के परिचय के बारे में। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र का गौरव होती है तथा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र भाषा तथा उसके रचनाकारों अर्थात लेखकों का सहृदय सम्मान करें, यानी दिल से सम्मान करें। किंतु आज भी अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी और उसके सेवक रूपी साहित्यकारों की उपेक्षा करते देखे जाते हैं। प्रस्तुत संस्मरण इसी व्यथा को उजागर करता है। देखिए, गंगा बाबू से मेरा परिचय आज से कोई 10 वर्ष पूर्व ही हुआ था, किंतु मुझे, यानी शिवानी लेखक कह रही हैं कि गंगा बाबू से मेरा परिचय आज से कोई 10 वर्ष पहले हुआ था, किंतु मुझे सदा ऐसा लगता था जैसे वर्षों से उन्हें जानती हूँ। मेरा संस्मरण पढ़कर उन्होंने जब पत्र लिखा तो मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। ठीक है, तो मैंने कभी, हाँ, किंतु उस सरल पत्र की सहज स्नेहपूर्ण भाषा ने उनका चित्र खींचकर रख दिया था। साक्षात्कार होने पर वे एकदम वैसे ही लगे। बूटा सा कद, भारी भरकम शरीर, सरल वेशभूषा और गंभीर मंडित चेहरे को उद्भासित करती स्नेही मुस्कान, उनके पर मुस्कान थी। उन्होंने मेरे लेख को भी सराहा। यह मेरा सौभाग्य था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि संस्मरण ऐसा हो जिसे कभी देखा भी न हो, उसकी साक्षात छवि ही सामने आ जाए। उसका क्रोध, उसकी परिहास रसिकता, उसकी दयालुता, गरिमा, दुर्बलता, सब कुछ सशक्त लेखनी आती चली जाए। वहीं उसकी सच्ची तस्वीर है, वहीं सफल संस्मरण है। देखिए, अब ये संस्मरण की, यानी संस्मरण क्या होता है, तो संस्मरण की विशेषताएं, तो संस्मरण की विशेषताएं हो गई बेटा, जब कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी दुर्बल व्यक्तित्व पर लेखनी का फोकस साधना पड़ेगा जिसने कभी संस्मरण का ककहरा सिखाया था। स्वयं वे अनेकानेक दुर्लभ संस्मरणों के जीते जागते कोष थे। मैंने उनसे एक दिन कहा था, आप ऐसे बेजोड़ संस्मरण सुनाते हैं, कभी लिखते क्यों नहीं? एक ऐसा कोष बनाइए जिसमें आपकी यह दुर्लभ निधि सदा के लिए सुरक्षित रहे। फिर आपके सुनाने का ढंग भी अनोखा है। देखा, वे गंभीर होकर सहसा शरारत भरी मुस्कुराहट में बिखर गए। जरूरी नहीं है कि जो संस्मरण सुनाने में माहिर हो उसे लिखने में भी वैसा ही कमाल हासिल हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि लिख भी सकें जब सुनाते हैं। उन्होंने मुझे जब भी किसी गोष्ठी की अध्यक्षता या किसी अनुष्ठान में उपस्थिति का आग्रह किया, मैंने सदैव उनके आदेश को सिर माथे पर लिया। बहुत कम बाहर जाती हूँ, किंतु उनके पक्ष में कुछ ऐसा आत्मीयतापूर्ण अभिजात्य रहता है कि मैं टाल नहीं पाती। एक बार आज से कोई 8 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझे लखीसराय के बालिका विद्यापीठ में कन्याओं की विद्या के अनुष्ठान पर आमंत्रित। देखिए, वह विद्यालय राजेंद्र प्रसाद जी की प्रिय संस्था रही। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ की शिक्षा पूर्ण करने पर जब कन्याएं विदा लेती हैं तो उन्हें उसी स्नेह से विदा किया जाता है जैसे पुत्री को मायके से विदा किया जाता है। यानी राजेंद्र प्रसाद जी की प्रिय शिक्षण संस्था रहती है, वहीं से लिए थे। गत वर्ष महादेवी पधारी थी। उनके हाथ का लगा वृक्ष जिस अहाते में है, हमारी विदा हो रही कन्याओं की हार्दिक इच्छा है कि उसी के पार्श्व में आपके हाथों लगा वृक्ष लहराएं, यानी उसी में वृक्ष लगाएं। यात्रा कठिन अवश्य है, आपको कष्ट भी होगा क्योंकि रेलवे स्टेशन नहीं है, किंतु हमारे सहयोगी कार लेकर आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आपको आकर यह तो देखना ही है कि आपके प्रशंसक यहाँ भी कितनी बड़ी संख्या में हैं। सहसा
साहस कर मैं गई तो रात को 12 बजे किऊल के जनहीन बीहड़ स्टेशन पर पहुँचते ही शाम गई। लोगों से सुन चुकी थी कि किऊल से लक्खी है, डाके भी आए दिन होते रहते हैं। मुझे लेने गाड़ी आई थी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे लखीसराय का मोटर मार्ग निरापद नहीं है, डाके भी आए दिन होते रहते हैं, यानी चोरी छिनैती। मुझे लेने गाड़ी आई थी। विद्यापीठ पहुंची तो अतिथिशाला यानी जहाँ मेहमान रहते हैं और भी भयानक लगी। उस दिन बिजली भी चली गई थी। निराभरण कमरे में एक स्प्रिंग की पलंग पड़ी थी। वहाँ पे न कोई चौकीदार, यानी सुनसान जगह था। आसपास कोई मकान भी नहीं था। थोड़ी देर में एक लंबा सा व्यक्ति एक अधमरी लालटेन और एक मटके में पानी रख तिरछा खड़ा होकर रहस्यमय मुस्कुराहट बिखेरता बोला, हम माली हैं। आप दरवाज़ा बंद कर आराम से सोइए, हम वहाँ उस कोठरी में रहते हैं। खिड़की दरवाज़ा बंद रखिएगा, कभी कभी साला करैत घुस आता यानी सांप। अपनी दिव्य वाणी की मिठास घोलकर और लंबी लंबी डंगे भरता अंधेरे में खो गया तो मुझे लगा हो न हो वह सीधे परलोक से चला आ रहा यमालय का ही माली है। वह स्याह चेहरा, टेढ़ी मुस्कान, खड़े होने की तिर्यक भंगिमा यानी तिरछा और स्वर भंग करती विचित्र हंसी, अपने में ही विचित्र हंसी। कुछ देर तो मैं भय से जड़ बनी बैठी रही। कहाँ फंसा दिया गंगा बाबू ने। रात को ही किसी आरक्षित क्षेत्र से रेंगते नजर आए करैत ने डस लिया तो लगा मटके तक भी नहीं पहुँच पाऊँगी। किसी तरह खिड़की दरवाजे बंद किए और रात भर सो भी नहीं पाई। आधी रात से सियारों की जो संगीत सभा आरंभ हुई, यानी कि उन्हें डर लगता रहा कि करैत काट लेगा, उसकी वजह सो नहीं पाई थी। और सियार भी रात में शोर करने लगे, जिसकी वजह से वो और भी सो नहीं पाई थी। ठीक है। का नाम ही लिया, एक दल का ही हुआ समाप्ति होती तो दूसरा भी बोलने लगता। मतलब एक सियार चुप तो दूसरा डर जाता। उस पर 2-3 उल्लू भी बारी बारी से मेरा रक्तचाप बढ़ाते, मेरी धड़कनें बढ़ाते। तो उल्लू भी बोल बोल के राम राम कह के सुबह होते ही टेढ़ा माली फिर वहीं टेढ़ी मुस्कुराहट ली हाजिर हुआ। हाथ मुंह धो लिया जाए, उसने कहा। हाथ मुंह धो लिया जाए, गंगा बाबू आपको बुलाइन है। मैं उसके साथ कई मेड़े पार कर पहुँची तो गंगा बाबू हंसते हंसते बढ़ाए, आइए आइए शिवानी जी, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, नींद आई ना। मैं उनसे क्या कहती, उस समय मैं चुप रही। फिर मैंने उनसे दबे स्वर में कहीं और रहने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। आपने कल कह दिया होता आज हमारी विद्या बहन के साथ रहेंगी। वे स्वयं भी उन्हीं के अतिथि थे। फिर उन 4 दिनों में उन्होंने स्नेह से मेरी देखभाल की, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं चलने लगी तो उन्होंने मेरे साथ चिवड़ा, घर का घी और न जाने कितनी सौगातें बांध दी, यानी मतलब चिवड़ा घी भी दिया जैसे पुत्री को विदा कर रहे हों। उस गुरुकुल के सेवे वातावरण ने यात्रा की सारी थकान 4 दिन में ही मिटा कर रख दी। गंगा बाबू के कमरे में रात होते ही महफिल जम जाती। ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाते, ऐसे ऐसे संस्मरण की जी में आता वे सुनाते ही चले जाएं और हम सुनते रहें। मैं पटना भी उन्हीं के आग्रह पर गई थी। बाबू राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण करने को ही गई थी, किंतु गंगा बाबू के साथ न जाने कितनी शिक्षण संस्थानों की परिक्रमा की। यूनिवर्सिटी ले जाकर तत्काल एक अनौपचारिक गोष्ठी आयोजित की और कहा आपको बोलना ही है। मैं बोलते बोलते देखती उनकी आंखों से जैसे स्नेह झर रहा था। मैं भाषण समाप्त कर उनके पास आकर बैठ गई तो वे मेरी पीठ थपथपाते। उस मौन स्पर्श से वे कितना कुछ कह जाते, यानी चुपचाप भी बहुत कुछ कह जाते हो मुझे। आज भी मुझे उसी मूक मौन स्पर्श की स्मृति विह्वल कर रही। अभी कुछ ही माह पूर्व लखनऊ आए थे। हिंदी संस्थान में कोई आयोजन था। मैंने देखा जैसे अचानक टूट से गए हैं। चलने में भी सहारा लेना पड़ रहा था। शरीर अब भी पूर्ववत था, किंतु स्वयं उन्हीं के शब्दों में शिवानी, अब भीतर से सब कुछ खोखला होता चला आ रहा है। अभी भी अस्पताल से भाग कर आया हूँ। दिल्ली के डॉक्टर क्या किसी की सुनते हैं? बोले आप कहीं नहीं जा सकते। बस फिर हमने भी वही किया जो कभी बचपन में किया करते थे। डॉक्टर का राउंड खत्म हुआ तो बिस्तर में लड़कियों को रखे से ढोपा जैसे हम सो रहे हैं। शाम को फ्लाइट से आए, सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे, फिर वहीं अस्पताल। किंतु इस बार वे डॉक्टरों को पक्का झांसा देने में सफल रहे। उनकी यही उड़ान पृथ्वी पर कभी भी कहीं नहीं उतरेगी। देखिए, हिंदी का सच्चा सफल सेनानी कभी किसी यश अथवा ख्याति का भूखा नहीं रहा। आप हिंदी को समर्पित रहें जिन्होंने हिंदी के लिए सच्चे अर्थ में संघर्ष किया।
किंतु कभी भी अपने मुंह से अपने कृतित्व का प्रचार नहीं किया। शायद यही कारण है कि आज भी हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह नहीं जानते कि गंगा बाबू कौन थे। मुझे स्वयं एक बार ऐसी अनभिज्ञता ने क्षुब्ध किया था जब भोपाल की ही एक गोष्ठी में मैंने गंगा बाबू की चर्चा की, तो वहीं के एक साहित्यकर्मी ने, जो प्रतिवर्ष लाखों की साहित्यिक रेवड़ियाँ बांटते हैं, दबंग स्वर से पूछा, यह गंगा बाबू कौन है। आज हमारा दुर्भाग्य है। हम हिंदी के उतुंग शोध को देख उसे सराहते हैं। जिन मजदूरों ने बांस की जानलेवा खपच्चियों में चढ़ गोरे मिट्टी की कांवरें ढो उसके झरोखों की दर्शनीय जालियों को संवारा है, उसके दरीचों की सीमेंटी चिलमनों में जालियों को नक्शे बुने हैं, उन्हें भला कौन याद करेगा। अब तक हम हिंदी के आलमगीर सामियाने के तले खड़े हो संगर्व हिंदी की जय जयकार करने में विश्वास करते हैं। बहुत हुआ तो एकाध शोक सभा कर ली, एकाध संपादकीय छाप गए। जीवन काल में किसी के कृतित्व को सराहना हमारी परंपरा के विरुद्ध है। हमारे यहाँ तो भले ही जीवन काल में बाप बेटी की अवहेलना सहता रहे, उसके श्राद्ध तर्पण में भारतीय बेटा कभी कार्पण्य नहीं बरतता, वहीं हम करते रहते हैं और करते रहेंगे। यही कारण है कि हम कभी कभी ऐसा बेतुका प्रश्न पूछ बैठते हैं, ये गंगा बाबू कौन है। कहने का मतलब है कि गंगा बाबू के बारे में शिवानी का इस पाठ की लेखिका ने बहुत अच्छे से बताया है कि गंगा बाबू कौन है। बेटा, ये कितना मर्मस्पर्शी कहानी है। ये देखिए, वर्ड पावर है इनके, ठीक है। इस प्रेरणा भी दे देते हैं। प्रेरणा में स्वर्ग या नरक। एक युवक सेना में भर्ती होना चाहता था। प्रेरणा है बेटा, क्या लेना है कि देखिए, भर्ती होना चाहता था। वह खूब लगन से तलवार और बंदूक चलाना सीख रहा था। जब उसका मन करता वो जंगल में जाकर खरगोश, लोमड़ी और अन्य पशु पक्षियों का शिकार करता रहता। उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया कि आसपास न तो उसके जैसा कोई निशानेबाज है, न ही उस जैसे तलवारबाज। अब तो वह किसी को कुछ नहीं समझता, हमेशा अकड़ में रहता। अब न तो उसे शिष्टाचार ही आता, न ही किसी का सम्मान। उसी गांव के बाहर एक रमणीक स्थल पर एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक वृद्ध संत रहा करते थे। सदैव गाँव वालों को अच्छी शिक्षा दिया करते थे। एक दिन युवक शिकार के लिए निकला तो भटक कर संत की कुटिया के निकट जा पहुँचा। अपने घमंड में चोरी ने न तो संत को प्रणाम किया और न ही अपना नाम बात बताया। वह उनके सामने बैठ गया और बोला, न जाने लोग तुम्हारी बातें क्यों सुनते हैं। लोग बेकार में ही स्वर्ग नरक जैसी बातें करते हैं। संत ने उससे पूछा, तुम तलवार हाथ में क्यों रखते हो। उसने कहा, मैं योद्धा हूँ, मुझे सेना में भर्ती होना है, बहुत बड़ा अफसर बनना है। इस पर संत ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग सेना में भर्ती किए जाते हैं, जाकर शीशे में अपना मुंह देखो। यह सुनते ही वह गुस्से में आ गया और उसने म्यान से तलवार, यानी जिसमें तलवार रखी जाती है उसे म्यान कहते हैं, म्यान से तलवार खींच ली। तभी संत फिर बोले, वाह, तुम्हारी तलवार भी कैसी, इससे तुम किसी बहादुर आदमी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वीरों की तलवार की चमक ही कुछ और होती है। तो कहने का मतलब इसमें प्रेरणा यह है बेटा कि अपने वीरता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने गुण पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हर एक में क्वालिटी रहती है और किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। ओके, थैंक यू।